जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो अपर पीसीएस का एग्जामिनेशन जुलाई में शेड्यूल्ड है होना है, उसके लिए हम लोग पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, जो हमारी पेड क्विजेज हैं और काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करवाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो किया करिए, ठीक है। यहाँ पे अगला वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया आपसे इसमें से इनकरेक्ट पेयर बताना है, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे कुछ ग्रासलैंड्स विश्व में जो अलग अलग जगह पाए जाते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन ये पूछ ली जाती है अक्सर। तो अब देखेंगे जैसे कि ये इसमें अगर जैसे गलत पेयर हम देखना है तो डाउन्स लिखा है अमेरिका में, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। डाउन्स के हमारे जो ग्रासलैंड हैं वो मेनली हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दो प्रकार के हमारे जो ये ग्रासलैंड हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट, इनकी लिस्टिंग एक बार देखिए, ठीक। हो सके तो मैप पे भी लोकेट कीजिए। इसमें से किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ये। तो अमेजोन बेसिन में, कॉन्गो में, साउथ ईस्ट एशिया में, है ना, ये सारे ही डाइवर्सिटी वाले एरिया हैं, तो इन सभी जगहों पे पाए जाते हैं। एक बार इसको जरा मैप पे भी लोकेट कर लीजिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो भूमध्य सागर का एरिया है उससे लगे हुए जितने भी हमारे ये, जैसे भूमध्य सागर से हमारे कुल 21 देशों की बाउंड्री लगती है, तो मेनली जो नॉर्दर्न वाले हैं, है ना, वहाँ पे देखेंगे क्या है, उन्हीं के संबंध में दो स्टेटमेंट जो है देखते हैं कौन सा सही है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा गया है या फिर गलत। तो कहा गया है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। सिट्रस फल कौन से होते हैं? खट्टे फल, जैसे कि ग्रेप्स, है ना, लेमन, ऑरेंजेस, ठीक है। तो इस एरिया में क्योंकि क्लाइमेट भी थोड़ा अच्छा है तो यहाँ पे इस तरह के फल काफ़ी पाए जाते हैं, अच्छी बात है, ये पहला कथन ठीक है। सेकंड है अंगूर, नींबू, नारंगी, देखिए जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताए, तो इस प्रदेश में प्रमुख फल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वही दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, दोनों ही सही हैं। इसमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? मेटालिक मिनरल की अगर हम बात करें, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये सब होंगे। पेट्रोलियम हमारा बेसिकली फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमारा एक मिनरल का एग्जांपल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन चट्टानों के तंत्र को भारत के धात्विक खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? मेटालिक मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो देखिए ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक वाला एरिया है धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक, ऑप्शन बी, इसको ही कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये अरावली माउंटेन रेंज जो है इसी रॉक सिस्टम से बना है ना। इसमें क्या है कि कोई भी, जैसे अभी हमने पेट्रोलियम का एग्जांपल देखा था, तो उस तरह के कोई भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एविडेंस है इस रॉक सिस्टम में नहीं पाए जाते। और मिनरल्स की अगर बात करें तो आयरन, गोल्ड, मैग्नीज, कॉपर, है ना, इन सब की अधिकता इस रॉक सिस्टम में है। मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, इधर कर्नाटका, ये सब एरिया जो है इस धारवाड़ में के एरिया जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में, ठीक। तो दो कथन देखते हैं। एक एक्ट था रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष प्रावधान अधिनियम, ठीक है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। इस एक्ट के तहत इस बॉडी की स्थापना की गई थी और इसके दायरे में केवल सार्वजनिक कंपनियां शामिल हैं लिखा है, जो ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें पब्लिक तथा प्राइवेट कंपनी जो है दोनों से संबंधित प्रावधान थे। और मेनली इनका काम ये था कि जो है जो भी कंपनीज अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं, है ना, उनके जो है क्लोजर या फिर जो है लिक्विडेशन वगैरह से संबंधित, या अगर वो रिवाइव हो सकती है तो उसके लिए काम करना, तो ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो पहला कथन सही है, सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे एक दो फैक्ट और बता देते हैं कि जैसे ये इस टाइम पीरियड पे राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी उस समय, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था और बाद में चल करके अभी 2016 में इसको समाप्त कर दिया गया है। किसको समाप्त किया गया? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे तो एक बार इसको अलग से पढ़ भी लीजिए।
किस समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो अभी जो है 2017 में फिर से इसको मर्ज कर दिया गया है, रेल बजट और आम बजट, है ना। लेकिन इसके पहले ये जो एक बार अलग किया गया था, तो उस समय एक ये थे ब्रिटिश रेलवे इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, विलियम एक्वर्थ, है ना, ऑप्शन सी। तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, तो इन्होंने रेलवे पे जो है थोड़ा ध्यान देने के पर्पज से उसका बजट फिर बाद में अलग से इसीलिए पेश किया जाने लगा था, ठीक। तो ये कमीशन था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पॉपुलेशन थियरी इनकी काफ़ी पॉपुलर है माल्थस की, इसको भी थोड़ा चाहें तो एक बार देखिएगा। तो कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो अब उसी में हम देखें अगर कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का इफेक्टिव मेजर जो है, तो वो इन्होंने बताया है बर्थ कंट्रोल, ठीक। कांटो मैदान किस देश में स्थित है ये बताना है। तो जापान में जैसे ये है होन्शु आइलैंड्स का एरिया काफ़ी पॉपुलर है, तो वहाँ पे ये स्थित है। दो कथन हमारे पास हैं फिर से, उसमें से सही को देखना है। सरकार के द्वारा राजस्व की जो प्राप्ति होती है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, कर राजस्व प्राप्ति तथा गैर कर राजस्व प्राप्ति, यानी कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स, है ना, रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया कि सरकार के द्वारा जो टैक्स के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से जो पैसे का उपार्जन होता है उसको गैर कर राजस्व प्राप्ति कहते हैं, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो यहीं से ये चीज़ क्लियर हो गई, है ना, कि जो टैक्सेस से आता है वो कर राजस्व प्राप्ति है, जो टैक्स के अलग सोर्सेस से आ रहा है वो गैर कर वाला, तो दोनों ही तो ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो प्री इंडिपेंडेंस ये पुस्तक लिखी गई थी 1934 अराउंड में, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है, कौन सा गलत नहीं है, यानी कि इन 4 में 3 गलत हैं, 1 सही है। तो देखिए मुंबई में जो हमारा स्टॉक मार्केट जहाँ पे है ना, तो उस पूरी स्ट्रीट है उसको दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, तो यही बात हमारी जो है वो ठीक है। अन्य स्टेटमेंट्स गलत हैं। गलत कैसे हैं? नीति आयोग का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन जो है ना, ये किया गया था 1949 में। और ट्राइसम, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये बेसिकली ये है TRYSEM, ये अर्बन डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम लिखा है, तो ये गलत है। ये बेसिकली एक नेशनल स्कीम थी जो रूरल यूथ थे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, है ना। 1979 में उसको स्टार्ट किया गया था। फुल फॉर्म ही था इसका जो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो ये तीनों देख लिया आपने और बाकी पहला ठीक है। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ये संविधान की किस सूची का विषय है? तो जो है हम 3 प्रकार की सूचियां पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट और ये स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो अलग अलग विषय इसमें हैं, तो इस पे जो है केंद्र तथा राज्य दोनों ही, है ना, कानून कह सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये किस में आएगा? हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में। इसमें से कौन सा कथन हमारा जो है वो सही नहीं है? यानी कि अब हमारे 3 ठीक हैं और 1 गलत है। तो चेन्नई इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, ये गलत है। कर्नाटक का शहर हमारा जो है बेंगलुरु, ये है एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक। 2 कथन फिर से हैं, कौन सा सही है? ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। ऑपरेशन फ्लड यानी कि जो वाइट रिवोल्यूशन हुआ मिल्क के प्रोडक्शन को 1970s में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में जो बढ़ाया गया, है ना, तो जो है ये आगे चल करके जो विलेज लेवल पे ये मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कह लीजिए स्टेप रहा। तो पहला कथन तो हमारा ठीक है। सेकंड है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2010 में एकीकृत पशुधन विकास केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया। तो गलत ये यहीं से हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये स्टार्ट किया गया था 2014 के दिसंबर में, है ना। तो यही पहला कथन सिर्फ हमारा जो है वो ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि हमारे पेड ग्रुप्स अभी भी चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहें या पेड क्विज़ में, ठीक है। प्रैक्टिस चूँकि जो बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? सेंसस देखिए नया हुआ नहीं है, अभी पुराना ही डेटा पढ़ना है। तो नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे पॉपुलेशन जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, उसमें माइनस ये 0.58% की कमी आई थी 2001 के सेंसस के रेफरेंस में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भाग 3 हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक में कई सारे हमारे ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं। तो उसी में से आर्टिकल 17 में अनटचबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, क्योंकि ब्रिटिश समयकाल में देखेंगे तो ये काफ़ी वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी। तो संविधान के निर्माण के दौरान इस चीज़ को पूरी तरीके से बैन किया गया है। अब देखिए गलत युग में फिर से देखना है, कुछ हिस्टोरिकल हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं और उसको किसने स्टार्ट किया है ना, तो उसमें गलत है सी ऑप्शन। केसरी जो है लाला लाजपत राय नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मराठी न्यूज़पेपर था इसमें 1881 में, ठीक, इसको स्टार्ट किया गया था। अन्य ऑप्शंस जो हैं वो ठीक है, देख लीजिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकपाल और लोकायुक्त की डिमांड इतने पुराने समय से चली आ रही है, आगे चल करके ये एक्ट बनता है 2013 में, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये भी कि सबसे पहले रिकमेंडेशन इनके द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है चुक्वी काटमाटा, है ना, ये प्लेस का नाम है, चिली में जो है साउदर्न अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है ना। तो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसके डिपॉजिट्स हैं काफ़ी कॉपर के, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू तथा क्यूशू द्वीप कहाँ पर स्थित हैं? पहले भी शायद हमने डिस्कस किया है कि फेमस ये आइलैंड्स हैं यहाँ के, जापान के, ठीक है। और आप जरा हमको एक चीज़ का आंसर ये बताएंगे कि इन सभी आइलैंड्स को नॉर्थ से साउथ के क्रम में क्या होगा, उसको हमें कमेंट करके बताइए। ये मैंने खुद ही पहले इस सीरीज़ में आपको बताया हुआ है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ठीक है, थारू जो है ये हिमालयन फुटहिल्स में मेनली पाए जाने वाली जनजाति है, तराई रीजन वगैरह भी कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, थोड़ा बिहार में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन सी वाला जो है ये हम इसको चुनेंगे। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, क्या कहते हैं उसे? ठीक है, तो एपिसेंटर, ठीक, ऑप्शन बी। थोड़ा इसका इमेज एक बार सर्च करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ये एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, ठीक है, सिस्मिक फोकस, ये सब टर्म्स होते हैं, पता होनी चाहिए आपको। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आर्टिकल 170 भाग 6 में जो हमारा स्टेट्स वाले में दिया है वो ये कहता है कि किसी भी राज्य में मिनिमम जो है वो 60 ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं और मैक्सिमम 500, ठीक है। तो लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ राज्यों में देखेंगे कि 60 से कम की संख्या है, तो उसका प्रावधान भी आप हमको पढ़ करके कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ कहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन हम डी को चुनेंगे, 60 और 500। देखिए कुछ घटनाएं हैं, उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ब्रिटिश शासनकाल की ये प्रमुख घटनाएं हैं, इन सबको अलग से भी पढ़ना है। सांप्रदायिक निर्णय है ना, रैमजे मैकडोनल्ड के टाइम पीरियड पे, तो ये घटना थी जो है कम्युनल अवार्ड, अगस्त 1932। फिर उसके बाद ये आपका जो है पूना पैक्ट, ये है सितंबर 1932। फिर आ जाएगा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 31 और 32 में, ठीक है। तो ये दिसंबर के आसपास की घटना है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा अगस्त ऑफर, ये तो 1940 का है, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो गांधी जी का एक फेमस जो कह लीजिए एक हथियार था, है ना, तो ये सत्याग्रह करना और जो है ये फास्ट करना जो है एक आमरण अनशन के हिसाब से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि जेल में जो है गांधी जी के आमरण अनशन को
अगर रोकना है ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये प्लान बनाया था। तो आप जरा हमें ये बताइए कि ये किस जेल में जाने की घटना से संबंधित रहा था। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक, इसको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, संसद के द्वारा आपातकालीन अवधि के अनुसमर्थन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा है। रेटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी, देखिए अगर कोई इमरजेंसी लगाई जाती है ना देश में, तो जो है प्रोविज़न ये है कि संसद के दोनों हाउसेस से उस डेट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 जून 2024 को ये इशू हुआ है, तो 30 जून तक में, यानी कि 1 महीने के अंदर इसको संसद के दोनों हाउसेस से जो है एक तरीके से रेटिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज ये समाप्त मानी जाएगी। ठीक, तो इस रेफरेंस में आपका जो है भाग 18वां जो है पढ़िएगा इमरजेंसी वाला, उसमें ये प्रावधान दिए हुए हैं आर्टिकल 352 से 360 के बीच। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और यहाँ पे हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है इसी क्वेश्चन के साथ। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, संबंधित चीज़ों को पढ़ते चलें, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।